दविंदर राणा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना बयान जो दिया, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये बात कहता हूं कि 2014 में जब मुफ्ती साहब की नेगोशिएशन चल रही थी मरकजी सरकार के साथ, मेरी और राणा साहब की एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई। मैं श्रीनगर जा रहा था और राणा साहब दिल्ली से वापस आ रहे थे। हमारी बाहर मुलाकात हुई। वो कहने लगे कि टाक साहब, पता नहीं मुफ्ती साहब ने क्या किया है मरकज को, अगर मुझे 4 दिन और मिलते तो हमने हुकूमत बना लेनी थी। हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल थी, सिर्फ मुफ्ती साहब का जो स्टेचर है वो सामने आ गया। इसका मैं जाती गवाह। अब उमर साहब क्या कहेंगे, सुनील शर्मा साहब क्या कहेंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मतलब अगर पीडीपी और बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो एनसी और बीजेपी की सरकार बननी न थी। सिर्फ सरकार बननी थी, बल्कि बीजेपी को ये ऑफर किया गया था कि आप चीफ मिनिस्टर बनाइए, हम आपकी सरकार का हिस्सा बनेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं इसका जाती गवाह हूं। ये बात आपसे दविंदर सिंह राणा मरहूम ने कही थी। मैं कहता हूं, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कहता हूं कि राणा साहब ने मुझे उसी दिन एयरपोर्ट पे ये बात कही। अब उसकी सच्चाई, अब उन्होंने तो ये स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने के कई सालों के बाद दी, लेकिन मुझसे उन्होंने डायरेक्ट ये बात कही। इसमें कोई इंटरमीडिएटरी नहीं था। मुझसे डायरेक्ट नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स क्या कहते हैं। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि फारूक साहब के एक बहुत ही करीबी शख्स ने, जो इस मुल्क के सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये बात कही कि 370 खत्म होने के बाद जब मैं उमर साहब के पास बतौर मशीर मरकजी सरकार के उनके पास गया, तो फारूक साहब ने कहा कि मोदी जी को क्या मजबूरी थी कि वो पार्लियामेंट से 370 खत्म करवाते, मुझसे कहते मैं बेहतर हालात में जम्मू कश्मीर में इससे इससे अच्छे तरीके से 370 खत्म करवाता। तो इस इन हालात में आप क्या ये यकीन से कह पाएंगे कि उमर साहब या उनकी जमात भारतीय जनता पार्टी के नजदीक नहीं होंगी? क्या आप, मुझे जाती तौर पे 2014 की इल्मियत है, क्योंकि पीडीपी बीजेपी का अलायंस हुआ, इसलिए 370 टूटा, इसलिए स्टेट रिवोल्ट हुई। आप मुझे बताइए, अगर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पे होती, 2016 में होती, हालात जम्मू कश्मीर में खराब होते, प्रेसिडेंशियल रूल लगाने में मरकज को कितने मिनट लगने थे, और प्रेसिडेंशियल रूल लगाने के बाद मरकज में पार्लियामेंट में वही 370 का बिल पास कराने में कितने मिनट लगने थे? इसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस जानने की जरूरत है? आप लोग कैबिनेट मीटिंग करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप लोग डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग करते हैं तो वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर होते हैं, आप पब्लिक दरबार करते हैं तो वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर होते हैं, आप सिविल सोसाइटीज की मीटिंग करते हैं तो आप वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग होते हैं। आम इंसान से आप कब मिलेंगे? आम लोगों के पास एक्सेस क्या होगा? आप पिछले एक साल में चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक प्रेस रिलीज दिखाइए या एक फोटोग्राफ दिखाइए जहां पे उमर साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर सिविल सोसाइटी से बात की हो और सच में वहां पे सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हों। वहां तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर बैठे होते हैं। आप एक प्रेस नोट या एक फोटोग्राफ निकाल के दिखाइए जहां चीफ मिनिस्टर साहब एमएलए से मिल रहे हैं और वो नॉन नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए हो। आप तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस चला रहे हैं कि अगर आपको पार्टी का ऑफिस चलाना है उसके लिए आपका, आप अपने दफ्तर में बैठिए। आपको जरूरत। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी स्पोक्स पर्सन फिरदौस टाक साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब, क्या पीडीपी भी ये मानती है कि जम्मू व कश्मीर के लोग लैंड ग्रैबर्स हैं, लैंड इंक्रोचर्स हैं, जिस तरह से उमर साहब आज सीएम हैं और सीएम बनने से पहले वो वादे करते थे, दावे करते थे कि जो स्टेट लैंड्स पे, काचराई पे जो बैठे हुए लोग हैं उनको मालिकाना हक दिए जाएंगे। अब उनका स्टेटमेंट जो है एकदम से चेंज हो गया है। देखिए, उमर साहब जब आम जम्मू कश्मीर की आवाम को ये कहते हैं कि वो लैंड ग्रैबर्स हैं, तो हकीकत उन्हें भी मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं उमर साहब पिछले एक साल से एक ही कोशिश कर रहे हैं कि वो बीजेपी के सुर में सुर मिला पाए, वो किसी तरह से बीजेपी को कन्विंस कर पाए कि वो एक अप्रोप्रिएट चीफ मिनिस्टर है बीजेपी की प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जम्मू कश्मीर में,
और सिर्फ़ एक चीज़ की कमी है कि वो स्टेटहुड की कमी है। उस स्टेटहुड के चक्कर में उन्होंने पूरे जम्मू-कश्मीर को सैक्रिफ़ाइस किया है। जैसे कि महबूबा जी ने बहुत सही कहा कि अगर आपने लैंड ग्रैबर्स देखने हों, तो आप उस शख्स को देखिए जिसने तकरीबन 100 कनाल में बठंडी में जंगलात की अराज़ी में मकान बनाया हुआ है। उनके कैबिनेट कोलीग्स, उनके एमएलएज़ को उन्हीं जंगलात की अराज़ी में बड़ी-बड़ी कोठियाँ बनाई हुई है। आप गुफ़्कार रोड की हालत देखिए, सैकड़ों कनाल की अराज़ी जो है, जो कस्टोडियन और स्टेट लैंड थी, उसको कन्वर्ट करके लीज़ आउट करके किन लोगों ने अपने नाम पे करवाया है। भटंडी, सुंजवा, तालाब तिल्लू या ये क्या कहते हैं बख्शीनगर, क्रिश्चियन कॉलोनी, प्रेम नगर, रेजिडेंसी रोड, इन जगहों में लोगों के पास 2-2 मरले ज़मीन है। ढाई-ढाई मरले, 3-3 या 5-5 मरले ज़मीन है। या हमारे पहाड़ों में अगर मैं अपने चिनाब खित्ता की बात करूँ, जो ज़मीनें वहाँ पे लोगों के पास है, अनकल्टिवेटेड लैंड्स हैं, जिसपे वो माल मवेशी के लिए घास उगाते हैं। बिल्कुल। उन लोगों को ये कहना कि आप लोग लैंड ग्रैबर्स हो, आप लोग चोर हो, कभी वो लैंड ग्रैबर्स कहते हैं, बोलो बिजली दे दो, कहते हो जी आप बिजली चोर हो। बोलो जी आप मुलाज़मत, कहते हो, जी आप अनपढ़ लोग हो, आप मुलाज़मत माँग रहे हो। तो ये जो एटीट्यूड उमर साहब का है और उनकी काबीना का है, ये ज़्यादा देर नहीं रहेगा। उनको समझना चाहिए कि इक़्तिदार लोगों के लिए आता है। जब ये हुकूमत बनी थी, तो सबसे पहले लोगों का कंसर्न यही था कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, बीजेपी के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सबसे ज़्यादा लोगों को जो प्रॉब्लम हुई, वो यही हुई कि किसी के पास थोड़ी-सी ज़मीन थी, उस पे बुलडोज़र चलाया गया। किसी का कोई छोटा-सा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट था, उस पे बुलडोज़र चला गया था। तो लोगों को ये लग रहा था कि अब हुकूमत बनेगी, तो कम से कम उन लोगों को वो फ़ायदा मिलेगा। लेकिन नतीजा क्या हुआ, ये आप सबके सामने है। फिरदौस साहब, क्या ये बिल को इसलिए नकारा गया, इसलिए लोगों को भी एन्क्रोचर्स कहा गया, क्योंकि ये बिल जो है पीडीपी के एमएलए ने लाया गया था? क्योंकि इसके बाद एक स्टेटमेंट तनवीर सादिक साहब का भी आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे एमएलए जो हैं बिल लाएँगे और लोगों को जो है राहत मिलेगी, स्टेट लैंड्स पे, फॉरेस्ट लैंड पे या का अजराई लैंड पे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको बसाया जाएगा, उनको परमानेंट वहाँ पे सेटलमेंट किया जाएगा उनका। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये जो रोज़ की फ़ुज़ूल की बकवास ये लोग मीडिया पे आके करते हैं। ये लोग ये कहते हैं कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, आप 1 साल से हमें हिसाब क्यों माँग रहे हो? आप 5 साल, 4 साल के बाद लोगों को मुलाज़मत दोगे और 4 साल तक जो लोग ओवर एज हो जाएँगे, उन लोगों की ज़िम्मेदारी किसको है? ये कहते हैं कि हम बिल लाएँगे या एमएलए या सरकार बिल लाएगी, 4 साल, 5 साल के बाद बिल लाएँगे। तब तक जो लोगों को प्रॉब्लम होगी, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इन लोगों को ये दिन-रात इन लोगों को एक ही चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी नाराज़ ना हो, मरकज़ की सरकार नाराज़ ना हो, एलजी साहब नाराज़ ना हो और उसके चक्कर में ये कभी एक इल्ज़ाम लगाते हैं। पीडीपी के 3 एमएलएज़ ने इनकी नींद हराम करके रखी है। अगर 10 एमएलएज़ इसी पीडीपी के पास होते, तो मुझे तो लगता है उमर साहब 4 दिन के बाद ही रिज़ाइन कर देते। ये जो जो ये रोज़ आकर लोगों को नए-नए किस्से जो है वो सुनाते हैं। कल उमर साहब बडगाम में खड़े होके कह रहे थे कि जब आपको कोई काम कराना होगा तो आप सरकार के पास आओगे या एमएलए के पास आओगे। तो आपको क्या लगता है कि आप सरकार चला रहे हैं तो एक एमएलए एमएलए के जो इख्तियारात हैं वो आपने खत्म कर दिए हैं। एमएलए के पास कोई इख्तियार नहीं है। आपने वेपनाइज़ किया इस सरकार को। आपने लोगों को कहा कि बस यहाँ पे करेगा जो करेगा बस यही 50 एमएलए, 6 एमपी और चीफ मिनिस्टर और उनकी काबीना करेगी और कोई कुछ नहीं कर सकता। इन्होंने हुकूमत ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के लिए बनाई है। आप लोग कैबिनेट मीटिंग करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, आप लोग डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर होते हैं। आप पब्लिक दरबार करते हैं तो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर होते हैं। आप सिविल सोसाइटीज़ की मीटिंग करते हैं तो आप वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग होते हैं। आम इंसान से आप कब मिलेंगे? आम लोगों के पास एक्सेस क्या होगा? आप पिछले 1 साल में चीफ मिनिस्टर ऑफिस से एक प्रेस रिलीज़ दिखाइए या एक फ़ोटोग्राफ दिखाइए, जहाँ पे उमर साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर सिविल सोसाइटी से बात की हो और सच में वहाँ पे सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हों। वहाँ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर बैठे होते हैं। आप एक प्रेस नोट या एक फ़ोटोग्राफ निकाल के दिखाइए, जहाँ चीफ मिनिस्टर साहब एमएलए से मिल रहे हैं और वो नॉन नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए हों। आप तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस चला रहे हैं कि अगर आपको पार्टी का ऑफिस चलाना है उसके लिए आप अपने दफ्तर में बैठिए। आपको ज़रूरत क्या है आपको सेक्रेटेरिएट में बैठने की? आपने 1 साल के बाद
प्रेस कॉन्फ्रेंस बतौर चीफ मिनिस्टर करनी थी, आपने सेक्रेटरी से नहीं की, आपने अपने दफ्तर से नहीं की, आपने पार्टी का ऑफिस उसके लिए चुना। तो क्या लगता है लोगों को ये चीजें नजर नहीं आती हैं कि आप सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आपने इकतदार संभाला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंद वर्करों को आप फायदा देने के लिए आप सरकार में बैठे हैं। आम लोग भाड़ में जाएं, आम लोग बिजली चोर है, आम लोग जमीनें चोर है, आम लोग चोरों के अलावा कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आप और आपकी जमात इस जम्मू कश्मीर में रहे। तो सब सरकारी विभागों में जो हैं डेली वेजेस के तौर पे काम करने वाले लोगों को जो है हर बार ठगा गया है। 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे, उधमपुर में एक रैली की थी और कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम सत्ता में आएँगे, हम पक्का करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया है कि हम सत्ता में आएँगे, हम पक्का करेंगे। अभी भी आज भी वो लोग प्रोटेस्ट पे हैं। देखिए वही अफसोस तो यही है ना, आप देख लीजिए दिन डेली वेजर्स के लिए सिर्फ एक बार मस्बत इक़दाम उठाया गया है, वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, मैडम महबूबा मुफ्ती की तरफ से पहली बार ये लोग रिकॉग्नाइज़ हुए। पहली बार इनको 6-6 महीने, साल-साल के बाद सैलरी मिलती थी। इनको बजट बजट प्रोविज़न में लाया गया, इनको इनको पर मंथ जो है सैलरी मिल रही है। जो स्कीम्स में इनको पैसा मिलता था, उसे निकाल के ये पर मंथ सैलरी लेना शुरू हो गए। एक एसआरओ निकाला गया, इनकी बायोमेट्रिक्स हुई, इनका पूरा रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हुआ। ये पहली बार 2014 के बाद ऐसा हुआ है। और अगर हुकूमत नहीं जाती, मैं दावे के साथ ये कहता हूँ कि इनका मसला हल हो चुका होता। वो एक बेस बन चुकी है, उसी बेस पे जिस भी सरकार ने करना है, वो बेस बन चुकी है, आपके पास रिकॉर्ड कंपाइल हो चुका है। एक सिंपल ऑर्डर आपने कैबिनेट में पास करना है और ये लोग रेगुलराइज़ हो जाएँगे। मगर अफ़सोस यही है, ये कहते हैं हम जी डेली वेजर्स को भी रेगुलराइज़ करेंगे, लेकिन 4 साल के बाद करेंगे। अभी आप क्यों हिसाब माँग रहे हो? अरे 4 साल तक इन डेली वेजर्स में 60% लोग जो है वो रिटायर होने वाले हैं। ये बात जानते हैं ये लोग और इसी वजह से इनको मालूम है कि हम 4 साल तक ना मुलाज़मत देंगे, ना हम डेली वेजेस को रेगुलराइज़ करेंगे, ना हम 200 यूनिट फ्री बिल। इनको लगता है कि लास्ट के साल में हम कुछ करेंगे तो वो लोगों को याद रहेगा और हम फिर से इलेक्शन जीतेंगे। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं उमर साहब, लोगों को मालूम है आप किस तरह से सरकार चला रहे हो। और ये उमर साहब को समझना चाहिए, ये खुशकिस्मत हैं। 2002 में पीडीपी को हुकूमत मिली, किन हालात में मिली? जम्मू कश्मीर में क्या क्या आलम था? आपका इखवान अलग, एसओजी अलग, एसटीएफ अलग, दिन दिन दहाड़े लोगों का कत्ल होता था, फेक एनकाउंटर्स होते थे। उस सब से पीडीपी ने उस जम्मू कश्मीर को बाहर निकाला। 2014 में पीडीपी को हुकूमत मिली। आपकी आपकी नालायकियों की वजह से जम्मू कश्मीर फिर से एक बार कियास में था। जिस अमन और राहत की घड़ी में राहत पे जो है जम्मू कश्मीर को पीडीपी ने 2008 तक लाया था, आपने फिर उसको रिवर्स किया। 2014 में हमें हुकूमत मिली, कंप्लीटली कियास जम्मू कश्मीर में था और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि यहाँ पे फ्लड आया हुआ था। हमने 1 साल के अंदर-अंदर इसी मुफ्ती साहब की काविशों की वजह से 80,000 करोड़ का पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया और आज भी वो 80,000 करोड़ पैकेज जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। एक भी फ्लड विक्टिम ऐसा नहीं हो जम्मू कश्मीर में मिलेगा जिसको कंपनसेट नहीं किया गया, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स हो। एक भी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसको रेस्टोर नहीं किया गया 2 साल के अंदर अंदर। इन हालात में पीडीपी को हुकूमत मिली और हमने जो है चेंजेस लाई। आपको तो बनी बनी सरकार, आपको तो अमन भी मिला, आपको इकोनॉमिक पैकेजेस भी मिले, आपको तो मरकज की तरफ से हर चीज जो है मुहैया करवाई गई। उस हालात में हुकूमत संभालने के बाद भी आप दिन रात जो है वो पीडीपी 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 की तस्बीह लेते रहोगे तो ज्यादा देर तक आप ये नहीं कर पाएंगे। फिरोज़ साहब, अगर बात करें हम एलओपी सुनील शर्मा जी की, बार-बार वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं उमर सरकार पे, उमर साहब पे कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि भाजपा सीनियर लीडरशिप से मिल कर के कि आप हमें स्टेटहुड दीजिए, हम आपके साथ सरकार बनाएँगे और उस हर एक बात का जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं खुद सामने आकर के जो है उस बात से इनकार करते हैं। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस सुनील शर्मा जी का है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैं मुझे नहीं मालूम कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स क्या कहते हैं। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि फारूक साहब के एक बहुत ही करीबी शख्स ने, जो इस मुल्क की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ रह चुके हैं, उन्होंने अपनी किताब में ये बात कही कि 370 ख़त्म होने के बाद जब मैं उमर साहब के पास बतौर मशीर मरकज़ी सरकार के उनके पास गया, तो फारूक साहब ने कहा
कि मोदी जी को क्या मजबूरी थी कि वो पार्लियामेंट से 370 खत्म करवाते, मुझसे कहते मैं बेहतर हालात में जम्मू कश्मीर में इससे इससे अच्छे तरीके से 370 खत्म करवाता। तो इस इन हालात में आप क्या ये यकीन से कह पाएंगे कि उमर साहब या उनकी जमात भारतीय जनता पार्टी के नजदीक नहीं होंगी? क्या आप मुझे जाती तौर पे 2014 की इल्मियत है। देवेंद्र राणा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उन्होंने अपना बयान जो दिया, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के ये बात कहता हूं कि 2014 में जब मुफ्ती साहब की नेगोशिएशन चल रही थी मरकजी सरकार के साथ, मेरी और राणा साहब की एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई। मैं श्रीनगर जा रहा था और राणा साहब दिल्ली से वापस आ रहे थे। हमारी बाहर मुलाकात हुई। वो कहने लगे कि टाक साहब, पता नहीं मुफ्ती साहब ने क्या किया है मरकज को, अगर मुझे 4 दिन और मिलते तो हमने हुकूमत बना लेनी थी। हमारी सारी तैयारियां मुकम्मल थी, सिर्फ मुफ्ती साहब का जो स्टेचर है वो सामने आ गया। इसका मैं जाती गवाह। अब उमर साहब क्या कहेंगे, सुनील शर्मा साहब क्या कहेंगे, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। मतलब अगर पीडीपी और बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो एनसी और बीजेपी की सरकार बननी न सिर्फ सरकार बननी थी, बल्कि बीजेपी को ये ऑफर किया गया था कि आप चीफ मिनिस्टर बनाइए, हम आपकी सरकार का हिस्सा बनेंगे। मैं कह रहा हूं कि मैं इसका जाती गवाह हूं। ये बात आपसे देवेंद्र सिंह राणा मरहूम ने कही थी। मैं कहता हूं, मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के मैं ये बात कहता हूं कि राणा साहब ने मुझे उसी दिन एयरपोर्ट पे ये बात कही। अब उसकी सच्चाई, अब उन्होंने तो ये स्टेटमेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ने के कई सालों के बाद दी, लेकिन मुझसे उन्होंने डायरेक्ट ये बात कही। इसमें कोई इंटरमीडिएटरी नहीं था, मुझसे डायरेक्ट उन्होंने ये बात की कि अगर 2-4 दिन और मुझे मिले होते, मैंने सरकार बना ली होती। सर, अभी जम्मू कश्मीर जिस भी स्थिति में है, जिसका रोना नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रोती है, पीडीपी भी रोती है, कांग्रेस भी रोती है, बाकी पार्टीज भी रोती हैं। जिम्मेवार पीडीपी को ठहराया जाता है। हर कोई ये कहता है, खासकर उमर सरकार ये कहती है कि पीडीपी ने अगर भाजपा के साथ सरकार नहीं बनाई होती, आज ये दिन जम्मू कश्मीर के लोगों को देखने को नहीं मिलता। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक चीज में एक्सपर्ट है, नरेटिव बिल्ड करने में, और वो हमेशा एक पॉजिटिव चीज को नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में दिखाने में हमेशा कामयाब रहे हैं। शेख अब्दुल मोहम्मद अब्दुल्ला साहब एक बड़े कदावर लीडर थे, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये बात लोग कसम खा के कहते थे कि हमने पत्तों पर जो है नाउज़बिल्ला कलमा पड़ा हुआ, लिखा हुआ खुद देखा है, जहाँ पे ला इलाहा इल्लल्लाह नाउज़बिल्ला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा होता था। ये नैरेटिव बिल्ड होता था। यही नैरेटिव आप देख लीजिए, मैडम महबूबा मुफ्ती सियासत में आई, तो वो सियासत में जब आई तो उन्होंने अबाया पहना, उन्होंने अपना आप कवर किया और वो पॉलिटिक्स में आई। मुझे लगता है उस वक़्त उन हालात में एक लेडी के लिए सियासत में आना कितना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने अपने दीन और अपने जो क्या ईमान है, उस पे चलते हुए उन्होंने अपने आप को कवर करके, लेकिन ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं जिन्होंने एक नैरेटिव बिल्ड किया कि मैडम महबूबा मुफ्ती अबाया नहीं पहनती, वो हेड इसलिए कवर नहीं करती कि वो दीन पे चलती हैं, कि वो किसी ईमान पे चलती हैं, बल्कि शायद उन्हें कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी है इसलिए वो अबाया पहनती है। और ये नैरेटिव बिल्ड हुआ, यही नैरेटिव नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बिल्ड हुआ कि पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट बनी, और जिसकी वजह से जो है वो जम्मू कश्मीर में 370 खत्म हुआ। तो 370 खत्म होने के लिए तो यहाँ की असेंबली ने नहीं खत्म करना था, वो तो मरकज ने खत्म करना था। जब भारतीय जनता पार्टी को मरकज में इक्तदार मिला, मेजॉरिटी मिली, उन्होंने किया। उसके लिए यहाँ पे अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की भी हुकूमत होती तो प्रेसिडेंशियल रूल लगाने में तो 2 मिनट का टाइम लगता। लगाया गया, इलीगली लगाया गया, अनजस्टिफाइड तरीके से लगाया, लेकिन लगाया गया। तो मतलब पीडीपी को जिम्मेवार नहीं मानते हैं? आप फिर वही बात, आप मतलब ये देख, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। देखिए, आप सहाफ़ी हैं, उन्होंने नैरेटिव लेकिन बनाया, नैरेटिव बना, लेकिन लोग उस जाल में पढ़े फंसे। लिखे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी, जिन्हें जिन्हें पूरा गवर्नमेंट की फंक्शनिंग कैसे होती है, फंक्शनिंग वो सब मालूम है, वो लोग भी इस नैरेटिव का शिकार हुए। क्योंकि पीडीपी बीजेपी का अलायंस हुआ, इसलिए 370 टूटा, इसलिए स्टेट रिवोल्ट हुई।
आप मुझे बताइए, अगर पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत यहाँ पे होती, 2016 में होती, हालात जम्मू कश्मीर में खराब होते, प्रेसिडेंशियल रूल लगाने में मरकज को कितने मिनट लगने थे, और प्रेसिडेंशियल रूल लगाने के बाद मरकज में पार्लियामेंट में वही 370 का बिल पास कराने में कितने मिनट लगने थे। इसके लिए कोई आपको रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है, वो मरकज के पास पावर थे और मरकज ने ही उनको विड्रॉ किया। तो सब बडगाम सीट कौन जीत रहा है? बड़गाम जीत पीडीपी जीत रही है। 2024 में तो जीते नहीं, 3 पूरे कैंडिडेट देखिए, आए अपने। पूरे जम्मू कश्मीर की नजरें इस वक्त बड़गाम पर है। बिल्कुल। पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त अवाम बड़गाम की आवाम की तरफ देख रहा है कि वो इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबक सिखाए, वो इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को याद दिलाए कि आप लोग जब लोगों के वादों के साथ बरखिलाफी करेंगे तो आपको सजा मिलेगी। पूरे जम्मू कश्मीर उनकी तरफ देख रहा है और उनको मौका मिला है इस वक्त, और मुझे नहीं लगता कि वो ये मौका जो है गवाएंगे। इंशाल्लाह हम पुरुम्मीद हैं अच्छे नताइज होंगे। 2024 में भी जब वहां पे जो पीडीपी ने इलेक्शन लड़ा, इतनी वेव होने के बावजूद भी पीडीपी नंबर 2 पे थी। और वही नहीं, मुझे लगता है कश्मीर में 37 सीट्स ऐसी थी जहां पीडीपी दूसरे नंबर पे रही, और हम लोगों ने अच्छे वोट्स वहां पे लिए। बड़गाम इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है पूरी जम्मू कश्मीर के लिए, उसके लिए बड़गाम के लोगों को बाहर निकलना पड़ेगा। वो जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली है उसको यूटिलाइज करने की जरूरत लेकिन उमर साहब तो कह रहे हैं कि हर असेंबली में 1 एमएलए होता है, तो बडगाम के लोगों को 2 एमएलए मिलेंगे, एक के साथ एक फ्री। है। देखिए, उमर साहब मुझे लगता है खुद ये बात तस्लीम कर चुके हैं। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी जो स्पीचेस है उनको देखिए, उन्हें मालूम हो चुका है कि ये जो इलेक्शन है ये उनके लिए एक वाटरलू मूवमेंट है। वो इलेक्शन में जाने से पहले ही डिफीट तस्लीम कर चुके हैं। तो साहब, बडगाम सीट का नतीजा आपने बहुत जल्द बता दिया, नगरोटा का भी बता दीजिए। देखिए, मुझे अब नगरोटा, चूंकि मैं ना तो वहाँ कैंपेन में शामिल हूँ, ना ही हमारा कोई कैंडिडेट है, मुझे लगता है कि जो लोग फैसला करेंगे अच्छा ही करेंगे। सोशल मीडिया देख के या कुछ भाप के, या ट्रक चलेगा, हाथ चलेगा, हल चलेगा, क्या चलेगा? नहीं देखिए, या फूल आप चलेगा? देख लीजिए, सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब पिछला इलेक्शन लड़ा दूसरे नंबर पे रही, और जो कैंडिडेट जिसने इलेक्शन लड़ा वो इस बार कैंडिडेट ही नहीं बनाया गया। कांग्रेस, जिसकी सारी कंसंट्रेशन जम्मू रीजन पे होनी चाहिए थी, वो कांग्रेस जो है वो मैदान छोड़ के नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले कर चुकी है। आपको नहीं लगता कि ये सारी मिली जुली गेम है? आपको नहीं लगता, किसको जिताने की कोशिश की जा रही है? आपको नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रातों रात ये डिसाइड करना कि हम एक वीक कैंडिडेट को खड़ा करें? आपको नहीं लगता कि जो जो 50 एमएलए में से 48 एमएलए बड़गाम में बिठाए गए, उस 48 एमएलए में से अगर 10 एमएलए भी नगरोटा में बिठाए गए होते तो कुछ नतीजे जो है वो बेहतर हो सकते थे डिप्टी जमात सीएम के लिए। साहब तो रोज गए, कैबिनेट पूरी वहां पे मैंने वो तो खुद देखी थी। डिप्टी सीएम साहब को डोल बजाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू में रखा है, उनका वही काम है, वो इलेक्शन के लिए नहीं है। तो किस कैंडिडेट को जिताने के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना कैंडिडेट उतारा है? अगर मुझे नहीं मालूम किसके लिए, वो इशारा तो किस हो रहा है? नहीं, इशारा, इसमें इशारे की बात ही नहीं है कोई। आपको तो आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं, आप फील्ड में काम करते हैं, आपको मुझसे ज़्यादा तजुर्बा भी है और आप नज़र भी मुझसे ज़्यादा बनाए रखते हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। फिरदौस टाक साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।